हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम इसकी सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसके लास्ट क्लास में पढ़ा था अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज की परिभाषा। क्या पढ़ी थी? अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज की परिभाषा। तो अब इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि हमें थ्योरम पढ़नी है। तो लिखो, इसमें कथन लिखेंगे हम पहले। यदि एक से संबद्ध प्रदेश, यदि एक से संबद्ध प्रदेश जी में f ऑफ z विश्लेषित फलन हो, f ऑफ z विश्लेषित फलन हो, तो अनिश्चित समाकल, तो अनिश्चित समाकल z नॉट से z f ऑफ z dz g में बिंदुओं, g में बिंदुओं z नॉट एवं z को मिलाने वाले पथ से एवं z को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है। नोट करिए स्टेटमेंट, इसका कथन। तो आज आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैंने सबसे पहले आपको थोड़ा सा पढ़ाया ताकि हमारे इस साल की शुरुआत इसी स्टडी के साथ हो और आप लोग फाइनल ईयर में हो। तो आई होप कि आप लोग जो अपना रास्ता चूज़ करो नेक्स्ट ईयर में, वो सोच समझ के करो कि आपको बीएड करनी है या फिर आपको एमएससी करनी है या फिर आपको कंपटीशन लाइन में जाना है। ये आपकी जो अब इस फाइनल ईयर के बाद जो आप मोड़ लोगे वही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आप क्या एम है आपका, उसी को अपने माइंड में रखकर ये डिसीजन लेना कि आगे आपको क्या करना है। ओके, तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब हम हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या लिखा है? यदि एक से संबद्ध प्रदेश जी में f ऑफ z विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल g में बिंदुओं z नॉट एवं z को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। तो ये कथन नोट करो। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो आगे, लिखो आगे, इसके उत्पत्ति में लिखेंगे हम माना कि z नॉट, पहले लिखो फिर समझा दूंगी। ओके, माना कि z नॉट एक स्थिर बिंदु है, एक
प्रदेश जी में जेड कोई दूसरा बिंदु है, जेड कोई दूसरा बिंदु है, पुनः माना कि इस प्रदेश जी में जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाले जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाले कोई दो वक्र C1 तथा C2 हैं, C1 तथा C2 हैं। इनमें दो वक्रों C1 तथा C2 एक साथ लेने पर एक सरल समवृत्त कंटूर गामा प्राप्त होगा, समवृत्त कंटूर गामा प्राप्त होगा जिसके अंदर तथा ऊपर f ऑफ z विश्लेषिक फलन है, f ऑफ z विश्लेषिक फलन है, अतः कॉसी समाकल प्रमेय से। तो पहले नोट करो, फिर मैं समझाऊंगी कि ये हमने इस चित्र से ये किस तरह से लिखा है। और कॉसी प्रमेय क्या होती है हमारी, गामा f ऑफ z dz की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। नोट करो इसे, पहले डायग्राम बना लेना साइड में, और फिर हमको लिखना है कि माना कि z0 एक स्थिर बिंदु है तथा प्रदेश G में z कोई दूसरा बिंदु है। पुनः माना कि इस प्रदेश G में z0 तथा z को मिलाने वाले कोई दो वक्र, एक हमने लिया है C1 और दूसरा लिया है C2 है। इनमें दो वक्रों C1 तथा C2 एक साथ लेने पर एक समवृत्त कंटूर गामा प्राप्त होगा जिसके अंदर तथा ऊपर f ऑफ z विश्लेषिक फलन है, अतः कॉसी की समाकल प्रमेय से। तो लिखो इसे, अब देखो समझो इसे पहले। तो हमने दो बिंदु लिए हैं, क्या लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं। एक बिंदु है z0 जो कि स्थिर बिंदु है, और उस क्षेत्र G में जो ये तो स्थिर बिंदु
इसी बिंदु को हम दूसरे रास्ते से उसी बिंदु तक पहुंचाएंगे C2 वक्र के द्वारा। और दोनों वक्र क्या है, एक दूसरे के पास है। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक समृद्ध कंटूर C मिलेगा। क्या मिलेगा, समृद्ध कंटूर गामा। ठीक है, इसके अंदर और इसके ऊपर क्या है, जो f ऑफ z है वो क्या है, विश्लेषित फलन है। तो हमने कौन सी प्रमेय यूज की है, कौशी की समाकल प्रमेय। दोबारा देखो क्या दिया है कि एक व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है और ये बिंदु है P, उसे Q तक जाना है। कहां तक जाना है, Q तक। उसने एक रास्ता फॉलो किया ये वाला और उसने दूसरा रास्ता फॉलो किया ये वाला, मतलब वो दो रास्तों के अनुदिश चला है, एक है C1 और दूसरा है C2। उसने जिन पथों को काम में लिया है उन दोनों पथों को मिलाने पर हमारे पास एक समृद्ध कंटूर क्या मिला, C मिला, जिसके अंदर और ऊपर जो f ऑफ z है वो एक विश्लेषित फलन है। तो हमने कौशी की समाकल प्रमेय से। अब आगे देखो इसे, जहां वक्र गामा के अनुदिश समाकल वामावर्त दिशा में है, मतलब ये जो वक्र घूम रहे हैं ये क्या है, हमारे किस वक्र के अनुदिश हम घूम रहे हैं। तो पहले हम टोटल समृद्ध कंटूर की बात करेंगे जो कंप्लीट है ना हमारा मिलाने के बाद, और उसके बाद हम बात करेंगे मिलाने से पहले की, मतलब C1 पद की और C2 पद की। तो देखो जहां वक्र गामा के अनुदिश, जहां वक्र गामा के अनुदिश समाकल वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में है। तो ऑब्वियसली बात है ये किसमें है, वामावर्त दिशा में है। तो यहां पर अतः गामा f ऑफ z dz इक्वल टू, क्या लिखा है, गामा f ऑफ z dz इक्वल टू, तो इसमें ये जो P बिंदु है ये इस रेखा के अनुदिश पहुंच रहा है और जो दूसरा बिंदु है ये इस रेखा के अनुदिश पहुंच रहा है। मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक वामावर्त दिशा में है तो दूसरा किस दिशा में होगा, दक्षिणावर्त में। क्यों, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो एक इनमें से पॉजिटिव लेना होगा आपको और दूसरा इनमें से नेगेटिव लेना होगा। तो C2 f ऑफ z dz प्लस का माइनस का C1 f ऑफ z dz। चाहे तो आप इसे नेगेटिव ले लो चाहे आप इसे, क्योंकि जब एक बिंदु इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका वामावर्त दिशा में, और इस तरह से जा रहा है तो ये हो गया आपका उसके विपरीत डायरेक्शन में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। तो एक चाहे आप C1 ले लो चाहे C2, क्योंकि आप इनको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ C2 लिख सकते हो यहाँ C1 लिख सकते हो। मतलब एक तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और दूसरा हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर ना। अब वो आप किसी भी तरह से आपके चित्र को बना सकते हो, उससे उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो जो हमने C2 लिया है तो गामा f ऑफ z dz इक्वल टू, इस C2 वक्र पथ मतलब कहां से जा रहा है, ये P R और Q तक जा रहा है। कहां से, P R Q, f ऑफ z dz प्लस का माइनस P इसको यहां पर आप S दे सकते हो, ठीक है, ऐसे कर दो, इसको R दे दो, इसको S दे दो, इसको
C2 कर दो, इसको C1 कर दो। और PSQ f ऑफ z, तो इनमें से एक हो गया नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। आफ्टर दैट तो और हमने क्या देखा अभी, कौशी की समाकल प्रमेय से ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये हमने किसके बराबर लिख दिया, 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो 0 के जब हम इसको बराबर करेंगे मतलब जो C2 वक्र है वो किस पद के बराबर हो जाएगा, C1 के। तो देखो आगे C1 f ऑफ z dz इक्वल टू C2 f ऑफ z dz। क्या किया, इसको हमने किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल। क्यों, कौशी की समाकल प्रमेय से जो इसका मान होता है समवृत्त कंटूर का कुल का, वो कितना होता है, 0। तो ये पार्ट क्या होगी, ये दोनों पार्ट 0 के इक्वल। तो ये जो नेगेटिव है इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लिखो यहाँ तक, फिर हम आगे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसे, लिखो इसको। तो देखो एक अगर कोई भी इंसान 2 पथों को ले रहा है तो जो उनकी दिशा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और दिशा अलग होने पर मतलब एक होगा वामावर्त दिशा में तो दूसरा होगा दक्षिणावर्त दिशा में। जब दोनों की दिशाएं विपरीत है तो एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बाद हमने उस C1 और C2 को इंटीग्रेशन से प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद दोनों की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर ना। अब देखो आगे, इस बुक में रफ कर रही हूँ, आप लोगों के पास नोट है, मैं बुक में से देख लूंगी। अतः जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाली, लिखेंगे हम, अतः जेड नॉट तथा जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाली किसी वक्र के अनुदिश f ऑफ z का समाकल समान है। मतलब हम चाहे C1 पथ यूज ले चाहे C2। समीकरण नंबर 1 देखो, उसमें चाहे तो हम C1 पथ पे चले चाहे हम C2 पथ पे चले, जो दोनों का समाकल का मान है क्या आया है, समान आया है, बराबर आया है। मिलाने वाली अनुदिश वक्र के अनुदिश f ऑफ z का समाकल समान है, f ऑफ z का समाकल समान है। जब f ऑफ z का जो समाकलन है वो क्या है, समान है, अतः समाकल केवल z0 एवं z पर निर्भर करता है। मतलब वो किस पर निर्भर करेगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो जो ये बिंदु है इन पर निर्भर करेगा। ठीक है, अतः यह z0 तथा z पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता, पथ पर। क्यों, किसी भी पथ को काम में लो जो उनका समाकल का मान है वो क्या रहता है, समान रहता है। अतः समाकल
जेड नॉट से जेड, अतः समाकल जेड नॉट से जेड एफ ऑफ जेड डी जेड बिंदुओं जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र है, को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र है। मतलब ये कहां से जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बदल रहा है। जब वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में बदलेगा तो क्या होगा, जो नीचे वाला बिंदु है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर वाला बिंदु है वो अपर लिमिट, उसकी उच्च सीमा बन जाता है। अतः हम समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, सॉरी 1 को, अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा और जो C1 और C2 क्या है, दोनों पथ है। तो C1 f ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू C2 f ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू, क्या इसको मैं इसके को लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, इन बिंदुओं पर, ना कि पथ पर। तो ये समाकल इक्वल हो जाएगा जेड नॉट से जेड, जिस पर वो निर्भर करेगा हमें वो चीज प्रदर्शित करनी है। सॉरी जेड नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर एक दूसरा बिंदु लेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमने यहाँ पर एक अलग बिंदु लिया है और उस पर हमने क्या बताया है कि वो उस पथ पर निर्भर नहीं कर उन बिंदुओं पर प्रदर्शित करता है कि जिस बिंदु से वो उस बिंदु में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर निर्भर करता है। तो लिखो इसे, क्या लिखा है, जेड नॉट तथा जेड को मिलाने वाली अनुदिश एफ ऑफ जेड का समाकल समान है। मतलब समीकरण 1 में जो दोनों समाकल आए हैं वो दोनों क्या है, समान है। तो यह जेड नॉट और जेड पर निर्भर करता है, किस पर करेगा, उन बिंदुओं पर, ना कि पथ पर। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में ये भी बता दिया कि वो पथ से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब वो नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाला बिंदु जिसमें वो बदल रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो समीकरण 1 को हमने क्या करा, निम्न प्रकार लिख दिया, जिसमें जो झाई है वो क्या है, वो हमने लिया है इस जो जेड नॉट से जेड तक जाते हैं उसके बीच में कोई एक बिंदु ले लिया जिसे हमने झाई दे दिया। तो वो किस तरह से चेंज होगा, उस जेड नॉट से लेके उस जेड में परिवर्तित होता है। लिखो इसे, फिर हम आगे करेंगे इसके बारे में। आगे लिखो आप इसे, यहाँ जेड नॉट निम्न सीमा तथा जेड को ऊपरी
ऊपरी सीमा कहते हैं। जेड को, ये तो हमें पहले से ही पता है कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या होती है, तो लेकिन हमें थ्योरम सॉल्व करते समय सब कुछ लिखना है कि जेड नॉट को उसकी निम्न सीमा और जेड को उसकी ऊपरी सीमा कहते हैं। यदि समाकल की निम्न सीमा, हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, जो जेड नॉट बिंदु है वो क्या है, स्थिर है, तो लिखेंगे यदि समाकल की निम्न सीमा, समाकल की निम्न सीमा, और निम्न सीमा क्या है, जेड नॉट, ये कैसा बिंदु है, स्थिर बिंदु है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी निम्न सीमा रहेगी वो भी क्या रहेगी, स्थिर, को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो जब एक सीमा को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, तो उसकी ऊपरी सीमा में क्या करना होगा, हमें परिवर्तन करना होगा, तो उसकी ऊपरी सीमा, उसकी ऊपरी सीमा परिवर्तित की जाए, परिवर्तित की जाए। जब हम उसकी ऊपरी जो निम्न सीमा है उसे हम स्थिर करेंगे और ऊपरी सीमा में हम परिवर्तित करेंगे, तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, एक मानीय फलन प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये मान तो रहेगा स्थिर, इस मान को बदलने पर हमारे पास सिर्फ क्या मान आएगा, एक मान आएगा, तो हमें एक मानीय फलन प्राप्त होगा, एक मानीय, क्यों, क्योंकि एक मान को चेंज कर रहे हैं, दूसरा तो क्या कर दिया है, स्थिर, एक मानीय फलन प्राप्त होगा। और दिया भी हुआ है कि f ऑफ जेड क्या है, विश्लेषित फलन है, इसके अंदर और ऊपर। जब f ऑफ जेड विश्लेषित फलन है तो विश्लेषित फलन कौन से फलन होते हैं, एक मानीय फलन। ये हमने कहां से बताया है, विश्लेषित फलन की परिभाषा से। ओके, नेक्स्ट लिखो इसमें, अतः इसका जो मान है वो मैंने एक फंक्शन के इक्वल पुट कर लिया, जो मान है जेड नॉट से जेड एफ झाई डी। ठीक है, क्या कर लिया, इसको मान एक मान से प्राप्त कर लिया, और जो जेड नॉट और ये जेड है, क्या है, ये जेड नॉट और जेड ये बिलोंग करेंगे इस क्षेत्र जी में। कौन सा क्षेत्र, जो हमने ये क्षेत्र लिया है ना, इस जी में क्या करेंगे, ये बिलोंग करेंगे, तो लिखेंगे आगे एक मान्य फलन प्राप्त होगा, और हमें क्या सिद्ध करना है, विश्लेषित फलन दिया है और हमें यही सिद्ध करना था कि ये क्या होगा, उसके पथ से स्वतंत्र होगा, कि मतलब वो उसके पथों पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमने वो चीज पहले ही बता दी कि ये क्या है, अपने पथ से स्वतंत्र है, मतलब ये अपने पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। जब ये पथ पर निर्भर नहीं करता है तो जो इसकी निम्न सीमा और इसकी ऊपरी सीमा है, अगर निम्न सीमा को स्थिर कर दे और ऊपरी सीमा को हम चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, एक मानीय फलन मिलेगा। और ये क्या है, ये उसके पथ से स्वतंत्र है और ये सिर्फ जेड नॉट और जेड पर निर्भर करता है। लिखो इसे, फिर नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट करो इसे। तो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट नोट करेंगे हम। देखो इस थ्योरम को आप वहां भी छोड़ सकते हो जहां हमने लिखा था ना कि ये उसके पथ से स्वतंत्र होगा, वहां तक भी अगर आप छोड़ोगे तो भी आपका पूरा करेक्ट है। ये तो हमने सिर्फ इसका एक्स्ट्रा पार्ट बताया है, ठीक है।
अगर इसको ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं तक लिख सकते हो जहां तक हमने दिखा दिया कि यह अपने पद से क्या है, स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट थ्योरम लिखो, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकल का मूल प्रमेय। किसके लिए? सम्मिश्र फलनों के लिए। सम्मिश्र, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस तरह से भी आ सकता है कि सम्मिश्र फलनों के लिए समाकल के मूल प्रमेय का कथन लिखो। फलनों के लिए समाकल का मूल प्रमेय, मूल प्रमेय। तो इसमें कथन लिखोगे, एक से संबद्ध प्रांत, एक से संबद्ध प्रांत G में f ऑफ z एक मानी विश्लेषिक फलन है। एक मानी विश्लेषिक, एक मानी विश्लेषिक फलन है, यदि a, b belongs to G, तो a से b f of z dz इक्वल टू फाई b माइनस का फाई a। यहाँ फाई z f ऑफ z का अनिश्चित समाकल है, नोट करो इस कथन को, क्या कथन लिखा है और किसके लिए है ये? सम्मिश्र फलनों के लिए समाकल का मूल प्रमेय है। मीन्स इसका स्टेटमेंट है, एक से संबद्ध प्रांत G में f ऑफ z एक मानी विश्लेषिक फलन है, यदि a और b बिलोंग्स टू G, मीन्स इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f ऑफ z dz इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। यहाँ फाई ऑफ z f ऑफ z का क्या है? अनिश्चित समाकल है। मतलब अभी हमने जो इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने यही देखा था कि जो फाई ऑफ z है वो क्या है? अनिश्चित समाकल है। मतलब जब वो सिर्फ उसके ऊपरी भाग पर, उसकी ऊपरी सीमा z पर निर्भर करेगा तो हमें एक मानी फलन प्राप्त होगा, और वो एक मानी फलन क्या है? फाई ऑफ z से हमने डिनोट किया है या फिर माना है। ओके, आज इसका प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने इसकी एक थ्योरम और दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट नोट कर लिया, इसका प्रूफ, और एक थ्योरम और है वो आपके राजस्थान में आई हुई है 2016 में, मीन्स 2-3 लाइनों की है, वो भी मैं आपको यहाँ नोट करा दूंगी। ओके।